नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने यूजीसी नेट जेआरएफ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जोश नीट जेआरएफ पे स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि हम लोग अभी खुशी की बात इस बात की है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आज हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से वीर गाथा काल, जिसको आदिकाल भी बोलते हैं, और भक्ति काल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, भक्ति काल साथ ही रीति काल, तीन कालों को हम तीन कालों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी देख लिए होंगे, आप भी नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि बिना नोट्स के सहारे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि रिवीजन आप करेंगे कैसे? क्योंकि जब हिंदी साहित्य के इतिहास से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक एक पेपर में 10-10, 15-15 क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए बिना नोट्स का कोई चारा नहीं है। और आप जानते हैं कि किसी नेट वाले से जाके पूछिए जिसका जेआरएफ 2-4 क्वेश्चन से छूट रहा है, वो आपको बताएगा रियल हकीकत जीवन का क्या है, सो कि जेआरएफ के लिए कितना प्रयास कर रहा है। इसीलिए जेआरएफ अगर करना चाहते हैं तो आपको तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा, सेल्फ नोट्स। और वो भी कहाँ से? तो बुक्स के लाइन से। वो भी बताने वाला कोई मेंटोर होना चाहिए जो आपको कहे कि ये महत्वपूर्ण लाइन है और ये महत्वपूर्ण लाइन नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे तो आपको ऑलरेडी आज हम लोग किस में हैं, आधुनिक काल की शुरुआत करने वाले गद्य खंड का, और जिसका आज जो हम लोग सामान्य परिचय का गद्य का विकास पढ़ने वाले 1900 से लेकर 1925 के बीच का कालखंड पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जब मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण निचोड़ मिल जाएगा। उस संपूर्ण निचोड़ में आपको कुल मिलाकर के आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, तीनों कालों का संपूर्ण संग्रह एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है, जाएंगे और आप वहाँ से क्या करेंगे, क्लास देखना और नोट्स बनाना, दोनों साथ साथ हो जाएगा। साथ ही मेरे प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट या कोर्सेज के जब सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच। लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच का मतलब ये है कि 2025 में जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसको आप जाकर के क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, यूज़ करते हैं और अपने एग्जाम को आप इजी करते हैं। क्रैश कोर्स भी मार्केट में जानते हैं, क्रैश कोर्स की चर्चा रहती है, तो क्रैश कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है जो इस बार अब यूं ही एग्जाम देना चाह रहा है, फाइनल एग्जाम बाद में देगा, तो उसके लिए जीरो टू हीरो बैच आपके सामने दिख रहा है, नेट दिसंबर 2025 के नाम से बैच लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग कभी कर रहे हैं शुक्ल बैच, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से, ये शुक्ल बैच आपको इसमें मिल जाएगा नेट दिसंबर 2025 के कोर्स में, जिसमें कुल मिला के जितने भी कालखंड है, 4 कालखंड के संपूर्ण सेशन, संपूर्ण लेक्चर इसमें अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से। ये मेरा जोश नीट जेआरएफ का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर चैनल को जरूर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ऑल बटन पे, क्योंकि जरूरी है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले पहुँच सकते हैं। लिंक मिलेगा यहाँ, 4 लिंक में जब जाएंगे टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है आप लोग को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो है, साथ में मैं एक बात और बता दूं कि जैसे मान लिया जाए मेरे साथ आप कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से खुद को ये समझना, ये दिखाना कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, इसके लिए पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के नाम से। इसमें आपको तमाम 10 वर्षों का पीवाईक्यू कलेक्ट मिलेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं साथ में पेपर 1 की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 1 किए बिना तो कोई चारा है नहीं, तो यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का कंप्लीट इसमें चीज़ें रखी हुई है। साथ में यूनिट वाइज आपको पेपर 1 पेपर 2 का कालखंड दिया हुआ है। आप जानते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, आदिकाल यानी वीर गाथा काल भी कंप्लीट कर लिया, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल भी हो गया मेरा, उत्तर मध्यकाल रीति काल भी कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग प्रवेश करके आधुनिक काल में बड़ी हर्ष के साथ गद्य काल को शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देखिए आपके सामने देखिए आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी बोलते हैं, संवत 1900 से लेकर 1925 के बीच के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक काल गद्य खंड, इतना सामान्य प्रकरण 1 में सामान्य परिचय या गद्य का विकास हम लोग पढ़ते। पहले देखिए, बहुत इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूंगा आपको, नोट्स बनाना कभी भूलना मत, क्योंकि जो महत्वपूर्ण लाइनें होती है ना, उस पंक्ति जो खास करके बिटवीन दी लाइन से क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब यहाँ देखिए, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था क्या थी वो देखते हैं। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वो ब्रजभाषा की ही में है। ठीक है, गद्य का मतलब ही आप जानते हैं कि जो पद्य खंड में था, अब पद्य से बढ़कर के क्या आ गया,
खासकर गद्य खंड में आना शुरू हो गया। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले ऐसे गोरखपंथी ग्रंथ मिले जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास की है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पुछीबा या कहीबा आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी जान पड़ता है। क्या नाम है? पुछीबा और कहीबा। ठीक है, इसको गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य को नमूना मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जा सकता है आपके सामने। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है शरीर जिन्हीं के नित्य गाय हैं ते शरीर चैतन्य अरु आनंदमय होतु है। मैं जू हो गोड़िसो मछंदर नाथ को दंडवत करत हो है कैसे वे मछंदर नाथ आत्मज्योति निश्चल है अतः करन जिनकी अरु मूल द्वार तय छह चक्र जिनी निकी तरह जाने। ठीक है, तो आप कुल मिला के आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सो आपके सामने यहाँ पर गद्य खंड में लिखा हुआ है। थोड़ा सा अंश मैंने दिखाया गद्यांश के तौर पे। हाँ, इसे हम निश्चयपूर्वक गद्य का विकास रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान देना होता है कि या किसी संस्कृत लेख का कथमभूति अनुवाद न हो, चाहे जो भी है वह संवत 1400 के ब्रजभाषा का गद्य का नमूना है। अब आते हैं ब्रजभाषा गद्य में। ठीक है, ब्रजभाषा के गद्य में देखते हैं क्या क्या है लिखा हुआ। सबसे पहले चलते हैं विट्ठल नाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जानते हैं भगवान विठोबा जो महाराष्ट्र के पंढरपुर में है, आप उनके बारे में देखते हैं कि उनका गद्य खंड क्या था। विट्ठल नाथ इनके उपरांत फिर हमें भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी ने किनके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखी। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए क्या लिखा है। प्रथम की सखी कहू तू है जो गोपीजन के चरण विषय सेवक की दासी करी जो इनको प्रेमामृत में डूबी के इनके मंद हास्य न जीते हैं। अमृत समूहता करी निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना किनो सो पूर्ण हो। आपको मैं फिर बता दूं कि उस दौर के जो कवि होते थे वो गद्य भी लिखते थे तो खड़ी बोली में नहीं लिखते थे। खड़ी बोली तो आप जो अभी पढ़ते हैं उसी को कहते हैं। ठीक है, तो आप उस दौर के जो लिखते खासकर लिखने वाले थे, आप भगवान विट्ठल नाथ को देखिए कैसे लिखते हैं। सो ये गद्य प्रेम अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांस्कृतिक सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े ही हैं जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रयास है। इनके नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। आपको याद होगा दो पुस्तक वल्लभ संप्रदाय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। एक हुआ था 84 वैष्णवों की वार्ता और दूसरा हुआ था कि 252 वैष्णवों की वार्ता। इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य ने जी के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी हुई कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य के लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी के कई जगह बड़े भक्तिभाव से उल्लेख है और वैष्णव खास करके इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई है, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द है। क्या क्या है? अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए। साहित्यिक निपुणता और या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई है। उदाहरण के लिए उद्धृत अंश पर्याप्त होगा। सो देखिए क्या लिखा हुआ अंश देखिए। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हतो सो जितने पृथ्वी पर मत है सबको खंडन करतो ऐसा बाको नेम हतो या ही ते सब लोगन ने बाको नाम खंडन परियो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णवन ने कही जो तोरो शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयबो के काम नहीं। यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवतावार्ता के काम है। भगवत यश सुनो होवे तो इहो आवो। देखिए ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा पढ़ने में, क्योंकि उस दौर की जो थी लेखनी इसी प्रकार से थी। अब हम चलते हैं विट्ठल नाथ के बाद नाभादास जी के पास। किसके? नाभादास जी का गद्य खंड था। इन्होंने संवत 1660 के आसपास
अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। भाषा इस ढंग की है कि तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुए प्रणाम करते गए। ओ देखिए, फिर वही गद्दे की बात है, करते भय। फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करते भय। फिर श्री राज धीराज जू को जोहार करी के श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू को निकट बैठते भय। इस तरह से लिखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बैकुंठ मुनि। क्या नाम है? बैकुंठ मणि शुक्ल। बैकुंठ मणि शुक्ल संवत 1680 के आस लगभग बैकुंठ मुनि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में अगहन महामात्म्य और वैशाख महामात्म्य। अगहन और वैशाख आपको पता है कि क्या है? 2 माह है, हिंदी का महीना होता है, नामक 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं, सब देवतन की कृपाते बैकुंठ मणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावती के धर्म पढ़िबे के अर्थ यह जसरूप ग्रंथ वैशाख महात्म भाषा करत भय। एक समय नारद जो ब्रह्मा की सभा से उठी के सुमेर पर्वत को गए। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से लिखते हैं। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतु पाख्यान मिला है, इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं। समय संवत 1760 के उपरांत है। भाषा व्यवस्थित है। भाषा क्या व्यवस्थित है वो देखिए अब। हे ऋषिवरो और सुनो, मैं देखियो है सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखे। सर्प बिच्छू रीछ व्याघ्र सिंह बड़े बड़े ग्रंथ देखे। पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर और लोहे के दंड कर मार देते हैं आगे, और जीवन को त्रास देते हैं। सु मेरो रोम रोम खरो होत है। क्या है? सु मेरो रोम रोम खरो होत है। तो इस तरह की उस समय के जो लिखते थे उसी तरीके से लिखते थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सूरती मिश्र के पास। इनका नाम है सूरती मिश्र। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत में से कथा लेकर के बैताल पचीसी लिखी। क्या नाम है? कहाँ से लिया था? संस्कृत से, बैताल पचीसी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खरी बोली हिंदुस्तानी में लिखा किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला श्री हैला लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा बचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है। इसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते फिर शब्द हैं। नमूना यह है। अब शेख अब्दुल फजल ग्रंथ को कर्ता प्रभु को नमस्कार करी है कि अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसद करे है, अरु कहे है। यकी बराई और चेष्टा आरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं, कहीं जात नहीं। ताते याके पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर व मंसूबा दुनिया में प्रकट भय ताको संक्षेप लिखत हो। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती है, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धराके के साथ गद्य के लिए खरी बोली ले ली गई, उस धराके के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक 2 प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ, और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी व्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की श्रेष्ठ भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। ठीक है, गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहां का तहां रह गया। अब गौर करेंगे कि उपयुक्त वासन वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं हुआ। काव्य की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य लिखने में आता है था, वह बहुत ही अव्यवस्थित और असक्त था। इसमें अर्थ और भावों को भी संबद्ध रूप से प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्मर और कथमभूतम वाली इस टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनपढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की टीका की कुछ पंक्तियां देखिए आप। क्या नाम है? श्रृंगार शतक। उन्माद प्रेम शरंभादाल भन्ते यदंगना तत्रा प्रत्युम माधुतम ब्रह्मपि खलु कात्रः।
ठीक है, इस तरह की बात लिखते हैं। मतलब इसका हिंदी ये है लिखा हुआ कि अंगना जो है स्त्रीसु प्रेम के अति आवेश करी, जो कार्य करण चाहती है ताकार्य विषय ब्रह्माऊ प्रत्युहम अधातुम अंतराऊ की वह कहाँ कातर कारुके है कायरू कहावे असमर्थ, जो कछु स्त्री करियो चाहे सु अभ्यस करी ही, ताको अंतराऊ ब्रह्म पहम ना करियो जाई कि कितिक बात। मतलब आपको थोड़ा सा अटपटा तो लग ही रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा तो है ही वो उस दौर के जो खासकर गद्य लेखनी की जो परंपरा होती थी कुछ ऐसे ही होती थी। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए, तो उसकी भाषा की भी यही दशा है। देखिए क्या दशा है यहाँ पर लिखा हुआ है। राघव सर लाघव गति छत्रा मुकुट यो हयो, हंस सबल अंशु सहित मानहु उड़ी कगियो। सबल कहे अनेक रंग मिश्रित है, अंशु कहे किरण जाके ऐसे जे सूर्य है तीन सहित। इस तरह की बातें आप समझ रहे हैं कि लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई आदि उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। ठीक है, खड़ी बोली का गद्य देखिए। देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने और दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रजभाषा के साथ साथ खालिश पर खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई थी। खड़ी बोली या रेखता, आपने रेखता में सुना होगा, कई सारे मूवी का जो गीत होता है रेखता के फॉर्म में ही होता है। उर्दू की जो खासकर होती है गजली टाइप की, उसकी प्रचार फारसी में पढ़े लिखे जाने वाले लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया, जिनका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता मिली। ऑलरेडी बात है, जो मुगल साम्राज्य था, खासकर जानते हैं अकबर का जो टाइम पीरियड था या लास्ट में जो औरंगजेब की जो बातें, तो उसके ध्वंस से भी क्या हुआ, खड़ी बोली के फैलने की सहायता मिली। दिल्ली, आगरे सहित पछाड़ी शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी। लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां, जिसमें अग्रवाल का नाम आता है, खत्री का नाम आता है। अब देखेंगे दिल्ली जैसे जगहों पे खासकर अग्रवाल और खत्री जाति के अक्सर व्यापारी वर्ग में मिल जाएंगे आपको। जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते हैं। अब इसका प्रमाण देखना है तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। खासतौर पे जो बिहार के लोग कह सकते हैं, या जो यूपी उत्तर प्रदेश के भी, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो उनकी जो भूमि है वो भूमि उपजाऊ है। अब भूमि उपजाऊ होने के कारण क्या है कि वहाँ पर उद्योगशीलता, तो आप देखेंगे कि खासतौर पे उस इलाके के लोगों में उद्योगशीलता की कमी है। अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा भी खड़ी हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मुंशियों की उर्दू एक उलमुल्लाह नहीं, यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाड़ से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली असत में आई, उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई। शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 से पूर्व तक पद्य में ही रहा, भाषा ब्रजभाषा ही रही, खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ।
पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देसी रूप में वर्तमान थी, अभी भी बनी हुई है। साहित्य में कहीं कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, ये दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक, राजा भोज की मैं बात कर रहा हूँ, वो खाने वाला भोज नहीं, राजा भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव तक के समय तक भ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे आप देखेंगे, खास करके एक आपको लाइन दिखेगा जो आपको मैं बताऊं कि ये खासकर PYQ है। जब आप जाएंगे PYQ से सिलेक्शन वाले बैच में, PYQ से सिलेक्शन प्लेलिस्ट में, PYQ से सिलेक्शन वाला बैच में देखेंगे प्लेलिस्ट पे, तो आपको ये क्वेश्चन 2021 वाला में मिलेगा कि भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, ठीक है, उसमें मैडम पढ़ाई है तो आपको मिल जाएगा कि भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा महारा कंतु, अरे मेरी पति नुइली जिलू तो बिन बुहाहत। मतलब ये तो चीज़ें आपको स्पष्ट तौर पे मिल जाएगा कि अच्छा हुआ सखी कि मेरा पति जो है सो युद्ध में मारा गया, लौट के नहीं आया, नहीं तो मैं अपने सखी के सामने, अपने दोस्त के सामने कैसे मुंह दिखाती, ये कहती है। ठीक है, उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुणधारा कि संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सुधक्करी भाषा में, किसमें, सुधक्करी भाषा में किया करते हैं। आप जानते हैं सुधक्करी भाषा में पंजाबी टोन भी आता है और राजस्थानी टोन भी आता है। इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीरदास के ये वचन लीजिए, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई। ठीक है, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तर भला न होई। क्या है, नहीं तर भला न होई। आऊंगा ना जाऊंगा, मरूंगा ना जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। ठीक है, अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी, उनकी भाषा का नमूना देखिए। ये गंग कवि के बारे में बात हो रही है। सिद्धि श्री 108 श्री श्री पाद शाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाही जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आई कुरनी से बजाई जुहार करके अपनी बैठक पर बैठ जाया करे। अपनी अपनी मिसल से जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस में रेशम के लूमे पकड़ के खड़े तामीज में रहे, क्या रहे, ताजीम में रहे। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाह जी आज शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके ढेर शेर सोना हो गया। रास वंचना पूर्ण भया आम खास बरखास हुआ, मतलब आम खास वह बरखास हुई। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में भी खड़ी बोली विभिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली है, यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती। पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे, जबकि बात यह है कि दिल्ली राजधानी होने के कारण जब ये श्रेष्ठ भाषा समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी। अगर मैं विक्रम की बात करूं संवत 1798 में, तो राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में रहते थे और महारानी को कथा बाज कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख लल्लू लाल के 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में प्रवृत्त होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य और परिष्कृत रूप दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इसे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के 2 उद्धरण आगे दिए गए हैं, आप इसको देखिए। पहला कहता है कि प्रथम पर ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने का कारण अगस्त मुनि के आश्रम को
जा विधि सहित प्रणाम करके बैठा और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्व शस्त्रों के जानन हारे हो, मेरे संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान अथवा दोनों? देखिए, ये प्रश्न तो ऐसा है ना, सच पूछिए कि आज के दौर में भी आप मेटाफिजिक्स पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फर्क की बात नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न मुझे भी लगता है होना चाहिए, मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों? ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के जहन में होना चाहिए। आप लोग वैसे बताइए कि मोक्ष का कारण क्या है, कर्म है या ज्ञान या दोनों? ठीक है, आप लोग को जो लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सामने कर्म भी है, ज्ञान भी है और दोनों भी है। 3 ऑप्शन दिया, या आपको लगता है कि चौथा ऑप्शन बना सकते हो कि इसमें से कोई भी नहीं? समझाई के कहो। इतना सुन अगस्त्य मुनि बोले कि हे ब्रह्मणे, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता, न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। देखिए, आप लोग का जवाब भी मिल रहा है, न केवल कर्म से मोक्ष होता है, न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। अतः अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता होते हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष सुख आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीत गाय भय क्रोध से रहित रहोगे। जिसने आत्म तत्व पाया है वह जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होगी और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण की बंधन में न आवोगी। कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। इसके पीछे संबत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश के निवासी पंडित दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन परिपुराण का भाषा अनुवाद किया था। 700 पृष्ठों से ऊपर एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपयुक्त जो भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई, और जैन समाज जिसके लिए ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र व अपने प्रकृत रूप में भी 250 वर्ष के लिखने पढ़ने के काम में आ रही है। यह बात भाषा योग वशिष्ठ और परिपुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। परिपुराण की भाषा का स्वरूप यह है। जम्बूद्वीप, आपको पता होगा जम्बूद्वीप हम लोगों ने पढ़ाया था। जम्बूद्वीप के भरत छत्र विषय मगध नाम देश अति सुंदर है, जहां पुण्य अधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भागोपयोग करे हैं, और भूमि विषय सांठन के 1200 भाईमान है, जहां नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहा है। आगे चलकर संवत 1830 से लेकर 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन लिखा, जिसकी भाषा साहित्य नहीं साधारण बोलचाल की है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्लास लेंगे। अरवल में यहाँ मांडव ऋषि का आश्रम था। इस सबब में इस जगह का नाम मांडवाश्रम हुआ। इस लक्ष्य का बिगड़ कर मंडोवर हो गया था। मतलब भाषा इतना ज़्यादा जो शुद्ध में शुरुआत में बोली जाती थी वो, और वर्तमान में देखेंगे मछली को मछली बोला जाता है। तो बीचे में कई सारी भाषाएं क्या होती है, अभ्रंश हो करके वर्तमान में आ जाती है, सामान्य बोलचाल की भाषा हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि और भी क्या बातें कही गई थी जब गद्य का विकास हुआ था। तो गद्य के विकास में किन खासकर रीतिकाल के कवियों का योगदान रहा या भक्ति काल के कवियों का योगदान रहा, उस चीज़ों को लेकर के भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तरीके से आप पढ़ते रहिए। और आपका जो है ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है,
इसलिए टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, जोश बना के रखना पड़ेगा और टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया है टाइम, आप देखेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के, तो मैंने 60 डेज, अंतिम 60 दिनों में कैसे अपनी योजना बनानी चाहिए, उस योजना को ज़रूर आपको देख लेना है। जो मैंने दिया है आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा कि अंतिम 60 दिन में 60 दिनों की जो स्ट्रेटजी मैंने दिया है, रणनीति, ठीक है, ये ज़रूर आपको देख लेनी है। कैसे मैंने बताया कि ये जीआरएफ संभव हो सकता है, ठीक है, ज़रूर आपको देख लेना है। ठीक है, मिलते हैं पुनः अगले बैच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।